आधुनिक समय में जीवन शैली में गड़बड़ी और गलत आदतों के कारण हम तमाम तरह की समस्याओं को तेजी से शिकार मतलब होते जा रहे हैं। और कई सारी बीमारियां ऐसी है जो पहले बुजुर्ग और कमजोर लोगों को हुआ करता था, और जो अभी जो है अब किसी भी उम्र के लोगों को अभी अपना शिकार बनाता जा रहा है। हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, एक ऐसा ही समस्या है जिसको कि बच्चा में भी और बड़े लोगों को भी किसी उम्र का इसमें मायने नहीं रखता है, किसी को भी हो जा रहा है। तो चलिए डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं थायराइड क्या है, इसका क्या लक्षण है, किस तरह से इसका बचाव किया जाएगा, इसका उपचार, इसके बारे में समझते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा आपने बताया कि थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, जिससे कि बहुत सारे हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, जिसमें कि पाराथायरॉयड ग्लैंड भी बगल में होता है, जहाँ के कैल्सिटोनिन और पाराथायरॉयड हार्मोन का जो कैल्शियम लेवल है वो कंट्रोल होता है। और थायराइड जो कि दो लोग लेफ्ट और राइट में होता है, बीच में स्थमस पाया जाता है। ये ग्लैंड से जो सिक्रीशन है, जो कि T3 T4 TSA, जो हम जनरली थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी कराते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, इसके द्वारा ये देखा गया है कि खास करके कई बार ऐसी बीमारियां आती है, प्रेजेंटेशन होता है जिसमें क्लिनिशियन को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर रीजन क्या है। और बहुत माइन्यूट स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि इसका प्रॉब्लम बहुत ही छोटे ऑर्गन से, चूँकि ग्लैंड बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा ब्रॉड है, इतना ज़्यादा बृहद है कि इस पर ना चाहते हुए भी हम लोग को आज के डेट में बहुत ही एक रूटीन के तौर पर हम लोग को कराना चाहिए। खास करके महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म। और जरूरी नहीं है कि जब सिम्टम मॉर्फोलॉजिकल जब चेंजेज हो जाए, जो दिखने लगे आँख से, तभी हम शक करेंगे, ऐसा नहीं है। कई तरह के लक्षण है जो कि पेशेंट कह सकता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, या बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, या ठंडा का एहसास हो रहा है, पफीनेस है, स्लोनेस है, कंफ्यूज्ड है। उस तरह के केस में हम लोग थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थायराइड प्रॉब्लम, होता क्या है जनरली? आयोडीन की कमी से ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है। और ये आइटो इम्यून भी हो सकता है, ग्रेव्स डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस के रूप में भी पाया जा सकता है। साथ में कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, उसमें भी देखा गया है कि थायराइड प्रॉब्लम कॉमन हो जाता है। आइदर नोड्यूल्स के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं, जो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा डायग्नोस होता है, छोटा हो सकता है, कोलोइडल डिजेनरेशन हो सकता है, या बेनाइन लीजन या कैंसरस लीजन का भी रूप हो सकता है। इस सब में देखा गया कि थायराइड हार्मोन का लेवल वो अप डाउन होता है। जो समाज में जो हम लोग के इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि क्लासिफाई दो तरीके से हम कर सकते हैं, हाइपो या हाइपर। हाइपोथायरायडिज्म की अगर हार्मोन का लेवल कम हो गया ब्लड सर्कुलेशन में, देन दैट इज नोन एज द हाइपोथायरायडिज्म। अब इस हाइपोथायरायडिज्म में क्या हो सकता है? तो जनरली इसमें देखा गया है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन बोल सकता है, लेजीनेस होता है, स्लोनेस होता है, और पेशेंट में मिक्जिडिमा बहुत ही कॉमन है बच्चों में या एक यंग एज ग्रुप में, जो कि जनरलाइज स्वेलिंग भी पाया जाता है। पेशेंट को पाल्पिटेशन भी फील हो सकता है कभी कभी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ कंडीशन ये हाइपर वाले कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि हार्ट की समस्या हो सकती है पेशेंट को। ड्राई स्किन हो सकता है, वेट गेन होगा, और पेशेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही प्योर हो जाएगा, मेमोरी कम हो जाती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। महिलाओं में मिसकैरेज के रूप में भी प्रेजेंटेशन होता है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि थायराइड प्रोफाइल जनरली करा लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, कई बार देखा गया है कि जो
ऑप्स का जो प्रॉब्लम है, महिलाओं में जो ऑप्स की प्रॉब्लम है वो थायराइड रिलेटेड हो सकती है। नाउ कमिंग टू द कंडीशन व्हेन थायराइड हार्मोन लेवल बिकम्स इंक्रीज्ड, जिसे कि हम लोग कॉमनली हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है? पेशेंट जनरली उस तरह के पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट हीट इंटॉलरेंस, पेशेंट को बहुत गर्मी का एहसास होता है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट एंक्सस होगा, इरिटेटेड होगा, बॉयल प्रॉब्लम हो सकता है, पाल्पिटेशन बहुत कॉमन समस्या है, पेशेंट लीन एंड थिन होगा, वेट लूज होगा। और नाउ कमिंग टू द कंडीशन व्हेन हाउ टू टैकल, आई वांट टू से कि आयोडीन डिफिशियंसी ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि क्रूसीफेरस फैमिली की जितने भी सब्जियां हैं, जैसे जो गोभी, कैबेज, ब्रुसेल्स, ब्रोकली, ये जनरली थायराइड पेशेंट जो वल्नरेबल है, जो जिसे होने की संभावना है या हो गया है, उसमें सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये ग्वाइट्रोजेनस है। इस तरह के फूड को हम लोग ग्वाइट्रोजेनस कहते हैं। कुछ अच्छे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, ये अच्छा है। डाब जो कि बहुत ही आप उसकी विस्तार से चर्चा किए हैं पहले भी, हम लोग अदर वीडियोज में भी डाब का सेवन हमने बताया है कि करना चाहिए। उसमें ये देखा गया है कि डाब इज मोस्ट हेल्पफुल, कोकोनट वाटर इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर द थायराइड पेशेंट। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये साबित हो चुका है, उसके जो वायल्स हैं इसमें काफ़ी ये देखा गया कि जो कोकोनट वाटर है उसका जो कंपोजिशन है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और इस तरीके से थायराइड के लिए ये उपयोगी साबित होता है। चावल, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स में या जो डाइट्स हैं इसमें देखा गया है कि सेलेनियम एक एलिमेंट होता है जो मिनरल्स है, दैट रियली गोइंग टू हेल्प फॉर द थायराइड फंक्शन। सो हम चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जनरली पूछता है सर कि खाने में क्या सावधानी बरतना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है फॉर द थायराइड पेशेंट। सो आई विल टेल कि दे कैन यूज द डाव और राइस और बनानाज, and should avoid the fruit like the cabbage या cruciferous family fruits like cabbage or any goitrogenous substances. Now एक क्वेश्चन जनरली कॉमन है क्लिनिशियन के लिए कि हाउ स्ट्रेस स्ट्रेस और स्लीप का क्या कनेक्शन है? स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट फॉर और ऑगमेंटिंग एजेंट फॉर द थायराइड प्रॉब्लम्स। एंड स्लीप, स्लीप एक एम्पल मात्रा में स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और कई बार देखा गया है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट है उसमें स्लीप की समस्या होती है। जो थायरोटॉक्सिक पेशेंट है उनको स्लीप में ऑनसेट में और कंटिन्यूएशन में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ों को मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जब प्रॉपर आप हिस्ट्री लेते हैं तब पता चलता है कि पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है और वो हम स्लीपिंग पिल दिए जा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है और उससे घाटा हो रहा है। तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन बिटवीन स्लीप एंड थायराइड। नाउ डॉक्टर चंदन, इस ये बहुत ही बृहद टॉपिक है, आप इसमें कुछ और बताना चाहेंगे जो बात करेंगे? कि इसमें तो लक्षण जो अर्ली स्टेज में क्या पेशेंट को मिलेगा? जैसे आपने बताया, देखिए इसमें हाइपर है और हाइपो, अगर दोनों कंडीशन है तो पेशेंट अगर मेरे पास आता है तो अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे नींद का प्रॉब्लम है, मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, धड़कन बढ़ जा रहा है, मैंने इधर हाल फिलहाल में वेट भी लूज किया हूँ, अगर इस तरह का कंप्लेन करता है, कहता है कि आई एम फीलिंग हीट इंटॉलरेंस, देन वी कैन सस्पेक्ट फॉर द हाइपर कंडीशन, हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस। और अगर पेशेंट कराए कि मैं इधर हाल फिलहाल में वेट भी गेन किया हूँ, स्लगिशनेस है, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, मोटापा बढ़ा है, देन वी कैन सस्पेक्ट फॉर द हाइपो कंडीशन।
में से ये जो 4-5 लक्षण हैं, इसमें थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन समस्या है हाइपो कंडीशन में। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए तभी हम ऐसा सस्पेक्ट करेंगे, नो। उसमें कई तरह के फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। हीट इंटॉलरेंस, बुखार भी का भी हिस्ट्री दे सकता है पेशेंट, और देन वी कैन गो फॉर द थायराइड प्रोफाइल लाइक द T3 T4 TSH। और अगर उसकी मात्रा कम है या TSH T3 T4 एकदम पूरा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है, एंड देन वी कैन स्टार्ट फॉर द थायरोक्सिन और थायरोनॉर्म, जो अदर दवा हैं जो विथ एडवाइस ऑफ द क्लिनिशियन कि किस मात्रा में चलाना है, 12 मिलीग्राम या जनरली 25-50 के डोज में ही आता है 75, तो उसे हाफ टैबलेट करके और ऐड करके हम लोग इसको जनरली स्टार्ट करते हैं। और ये थायराइड से जो एसोसिएटेड डिजीज क्या किस तरह से मतलब कौन कौन हो सकता है? देखिए, ग्रेव्स डिजीज कॉमन है, जो कि हैशीमोटोस थायराइडाइटिस, नोड्यूलर डिजीज, कोलोइडल डिजेनरेशन, ये सब कॉमन है। और कई बार देखा है कि आइटो इम्यून जो रिलेटेड डिजीज है, जिसमें कि एंटीबॉडी बन जाता है फॉर द नॉर्मल पेरेन्काइमा ऑफ द थायराइड, that causes the injury and causes the decreased level of the thyroid हार्मोन। सो ये अलग अलग वेरिएशन में पाया जा सकता है। इसमें भी हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट है, हॉट नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल्स। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है जिसमें रेडियो न्यूक्लाइड देकर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एंड वी जनरली सस्पेक्ट when patient complain and we go for the ultrasonography and then color doppler से हम लोग उसको ये करते हैं, डायग्नोस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैथोलॉजिकल और ब्लड टेस्ट। एंड थैंक यू आप अलॉट। जिन लोगों को थायराइड का समस्या जो है उसको मतलब ज़्यादा खतरा हो सकता है, उसे एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेना चाहिए। और जैसे कि अभी आप डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि ये ऑटो इम्यून किसी को जैसे कि बीमारी रह चुका है, या सिर या गर्दन पर रेडिएशन ट्रीटमेंट कराया हो, या परिवार में किसी और को थायराइड का समस्या रहा हो, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए, ताकि आगे जो है इसका प्रसार ना नहीं हो सके। प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, तो और इसमें कुछ चीज़ है जो कि थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जैसे कुछ मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि रोस्टेड सीवीड्स और साल्टेड नट्स जो होते हैं, बेक्ड फिश, डेयरी के सब्सटेंस या फ्रेश एग्स, ये जो चीज़ है। और आजकल सरकार ऐसा भी कर रही है कि फोर्टिफाइड साल्ट, जैसे जिसमें आयोडीन की मात्रा होता है, और इस तरह के चीज़ों को हम अगर फूड्स में सप्लीमेंट के तौर पर यूज करते हैं तो बहुत हद तक थायराइड को, जो कि इंडेमिक है बहुत सारे हिली एरिया में, जो जैसे कि तराई का इलाका बोलते हैं, जो पहाड़ों के अंडर साइड में पाया जाता है, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर थायराइड जो कि बहुत कॉमन है, ग्वाइटर बहुत ही कॉमन है, वहाँ हम लोग सरकार के कुछ एक्टिविटी में भाग लेकर बहुत हद तक थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं।